साथियों को जय भीम। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं साथियों बहुजन इतिहास RPS में। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपके सामने लाया हूं, और साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आज सरकार साथियों, आज भारतीय सरकार जो भी अपनी सरकार है, वो अपने हैसियत को भूलकर कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो अपने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और संविधान को संवैधानिक रूप से नष्ट किया जा रहा है। साथियों, 11 सालों में सभी संवैधानिक संस्थाओं में RSS के लोगों को डिप्यूट कर दिया गया है, बैठा दिया गया है, और सभी सरकारी संस्थाओं को सरकारी से प्राइवेट करके अपनी भारत की सरकार को कमज़ोर किया जा रहा है। भारत की सरकार को क्या मतलब कि अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को कमज़ोर किया जा रहा है, और सभी हमारे जनता के संसाधन पूंजीपति अपने पूंजीपति मित्रों को दिए जा रहे हैं। साथियों, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये जनता को, ये साथियों हम लोगों को आज़ादी बड़ी मुश्किलों से, बहुत लड़ाई से, बहुत क्रांति करके हम लोग देश को आज़ाद करवा के लाए साथियों। और ये फिर एक हमारे सामने एक आज़ादी की लड़ाई फिर दोबारा से साथियों, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार हमारी आज़ादी, हम लोगों की नागरिकता, हम लोगों के हक अधिकारों सबको साथियों धीरे धीरे नष्ट करते हुए चली आ रही है। तो साथियों, ये बड़ा ही हम नागरिकों के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत ही चिंतापूर्ण ये विषय है। तो साथियों, ज़रा गौर से इस वीडियो को आप गौर से देखिए। आज हमारा देश फिर साथियों उसी जगह पहुंच गया जहां से हम हमारे भारत को आज़ाद करा कर लाए थे। RSS के गुरु गोलवलकर जी ने, साथियों RSS के एक गुरु गोलवलकर जी थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि अगर किसी देश को ज़्यादा लंबे समय तक उसको अगर गुलाम बना के रखना है या उस पर ज़्यादा समय तक राज करना है, तो उसके सभी संसाधनों को, जितने भी हमारे गवर्नमेंट संसाधन हैं, उनको अपने जो विश्वासी मित्र हैं उनके हाथों में सौंप दिया जाए। तो आज साथियों आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से हमारे जितने भी गवर्नमेंट संसाधन हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, या जितने भी हमारे कोल के वो है, जो भी हमारे गवर्नमेंट संसाधन हैं, उनको साथियों किस प्रकार से पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है। और ये सब साथियों, ये इसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज पर पड़ेगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार की ताकतें जो हमारे देश को ना संविधान को मानती हैं और ना ही हमारी आज़ादी को मानती हैं, वो किस हिसाब से और किस प्रकार से हमारे नागरिकों को, हमारी जनता को अपना समर्थक बना के किस उससे हिसाब से अपने समर्थक बना के और उनसे ऐसा कार्य कराया जा रहा साथियों जो कि उनको बिल्कुल उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। साथियों, हमारे बहुजन समाज को ये समझना होगा कि ये फिर एक आज़ादी की लड़ाई है साथियों, और इसमें हमारे सभी SC, ST, OBC मुस्लिम भाइयों को सबको साथ आना होगा। देखिए, पहले साथियों 2019 में आपने देखा होगा कि एक कानून लाया गया CAA। ये कानून साथियों था नागरिकता देने का। जनता को भ्रमित किया गया कि नागरिकता देंगे, जो बाहर से हमारे जो साथी, जो हमारे हिंदू भाई जो हमारे प्रताड़ित हो रहे हैं दूसरे देशों में, उनको लाया जाएगा। तो इस
उसमें जो हम लोगों के, जो हमारे देश के हिंदू परिवार थे, उन लोगों को अपने समर्थक बनाया गया और अपनी पार्टी के समर्थन में उनको खड़ा किया गया, ताकि वो धर्म के मुताबिक अपने हिंदू भाइयों को वहाँ से लाया जाए। इसलिए एक गृह मंत्रालय ने 14 पंद्रों का एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये किसी की नागरिकता नहीं लेता, ये कानून किसी की नागरिकता, भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं लेता। मगर साथियों, कानून तो बन गया था, राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग गई थी उस समय। 2019 से 2024 5 साल निकल गए। आज साथियों, उस कानून को फिर धीरे धीरे करके जनता में प्रचारित किया जा रहा है और उसी कानून के जरिए लोगों को नागरिकता के लिए, और ये साथियों, ये सब जो भी ये सरकार जो कार्य कर रही है वो सब साथियों संवैधानिक ढंग से कर रही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मगर हमारी जनता, अभी हमारा समाज और हमारी भारत की जनता इतनी शिक्षित नहीं हुई थी कि संविधान को पूर्ण तरह से वो जान पाए और संविधान को पूरे भारत के अंदर उतार पाए। तो साथियों, ये सब जो भी है वो बड़े भ्रमित जनता को करके साथियों किया जा रहा है। और आप लोग इसका साथियों बहुत जागरूक रहिए आप लोग। और ये लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, इस सरकार ने लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया हमारे भारत के मुस्लिम भाइयों ने। शाहीन बाग में जब सीए आया तो शाहीन बाग में साथियों एक आंदोलन खड़ा करके, जब ये आंदोलन साथियों विशाल और महाविशाल रूप मिलने लगा, भारत के सभी शहरों राज्यों में सीए आंदोलन एक विशाल आंदोलन के रूप में नज़र आने लगा, तो सरकार के हाथ पैर साथियों फूलने लगे। आपने सबने देखा, हमने भी देखा। तो मीडिया के जरिए साथियों जनता को भ्रमित किया गया कि ये लोग खालिस्तानी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये इनको इस आंदोलन को विदेश से फंडिंग हो रही है, और तरह तरह के साथियों जनता को भ्रमित करने के लिए हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये जनता में भ्रम फैलाया। और अपने समर्थकों के जरिए, जो भी इनके समर्थक बन गए थे, इस आंदोलन को सरकार तोड़ फोड़ तो नहीं पाई। जब इस सरकार को नहीं तोड़ पाई सरकार, तो गोलियां भी चली साथियों। इसमें आपने देखा होगा, दिल्ली दंगे भी देखे जो जमुना पार के इलाके में हुए, वो भी उसी समय हुए ना साथियों। जब भी हमारे भारत की जनता इसे साथियों समझ नहीं पाई, क्योंकि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, शिक्षा इतनी है नहीं। फिर कोरोना में, उसके बाद साथियों क्या हुआ, फिर कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आते ही लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन, इस आंदोलन को लॉकडाउन लगा के साथियों तोड़ा गया, क्योंकि ये इतना विशाल वो हो गया था कि भारत के हर राज्य में, हर प्रदेश में, हर शहर में शाहीन बाग की तरह जगह जगह शाहीन बाग बनने लगे साथियों। तो फिर इसको कोरोना काल में, कोरोना आते ही इसको लॉकडाउन लगा के साथियों ख़त्म किया गया। और इस सरकार ने भारत के नागरिकों की कमर तोड़ दी। सबके साथ ही एक जैसा व्यवहार हुआ। पूरे जब लॉकडाउन लगा दिया, सब भारत की कंपनियों पे, हर चीज़ पे लॉकडाउन का मतलब ताला लटक गया। हॉस्पिटलों में ताला, उसमें दुकानों में ताला लग गया। कुछ समय के लिए तो लोगों ने बाहर प्रशासन लगा दिया गया, लोगों को घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं था। अगर कोई बाहर दिख जाता था तो यही प्रशासन जो नहीं निकलने देता था। तो लोग डर के मारे अब क्या खाएंगे। जो डेली मर्रा, रोज़मर्रा लोग हैं, वो क्या खाएंगे? कुछ खा सकते हैं साथी? नहीं खाएंगे। कैसे खाएंगे जब उनकी दिहाड़ी नहीं लग रही, उनका रोजी रोटी छूट गई, कंपनियां बंद हो गई, तो क्या खाएंगे लोग? लोगों ने घर छोड़े अपने। लोग जगह जगह, हर शहर में,
दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात से और भारत के तरह तरह के जगह जगह से लोगों ने अपने घर पलायन शुरू किया। लोगों ने फिर अपनी जान की परवाह ना करके लोगों ने पलायन शुरू किया। और पलायन ये इतना भारी था साथियों कि हमारे देश के सभी रोड, सभी सड़कें इस प्रकार से मतलब आदमी आदमी नज़र आने लगा। उसमें फिर जो पुलिस अधिकारी, जो भी पुलिस अधिकारी जनता के टैक्स, ये सब जनता कौन है साथियों? ये पुलिस अधिकारियों को तनख्वाह कहाँ से जाती है? जितने भी गवर्नमेंट संसाधनों में जो भी गवर्नमेंट नौकरियों में लोग काम करते हैं वो कहाँ से, उनको तनख्वाह कहाँ से जाती है साथियों? उनको सैलरी जो होती है वो कहाँ से उनके बच्चे उनके परिवार कहाँ से पलता है? सब साथियों जो जनता टैक्स देती है इनका काम सबका जनता के लिए होता साथियों। इनको जनता के लिए काम करना पड़ता है। देश के अंदर जितने भी ये बड़े बड़े संसाधन हैं सब जनता के लिए काम करते हैं, जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। आज भी जो पुलिस प्रशासन है वो सब जनता के लिए काम करता है। जनता की टैक्स से उसकी सैलरी जाती है। उनका काम ये होता है कि उस सैलरी को लेके वो जनता की रक्षा करें, जनता को कोई भी क्रिमिनल आदमी या कोई जनता को प्रताड़ित ना करे, या कोई जनता को प्रताड़ित कर रहा है कानून, तो उसको कानूनी रूप से उसका जनता की रक्षा करे पुलिस। मगर हमने देखा कोरोना काल में वही जनता किस हिसाब से साथियों जनता को पीटती नजर आई, जगह जगह लठ बजाती नजर आई। तो साथियों ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा भारत बनाना चाहते हैं हम लोग? तो यही है साथियों, आपको जागरूक होना पड़ेगा, संविधान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आपको यही पता नहीं लगता कि ये सरकार कब कौन सा नियम बना देती है, कब कौन सा कानून बना देती है। लोगों को संसद में हम जो प्रतिनिधि भेजते हैं वो सब अपने लिए काम करते हैं साथियों, जनता के लिए लोगों ने काम करना बंद कर दिया। क्या बिल्कुल डर जो है नेताओं के अंदर, तो जनता का डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जनता जागरूक नहीं है साथियों। जनता जागरूक, जितनी जनता जागरूक है वो जगह जगह आंदोलन करते हैं, उस कानून के खिलाफ आंदोलन करते हैं, या सरकार कोई गलत कदम उठाती है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। और उनको सरकार विपक्षी कह के बोलेगी विपक्ष की चाल है, या ये फंडिंग लेके आंदोलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उस आंदोलन को साथियों दबा दिया जाता है। तो ऐसे ही सीए आंदोलन, जो कि एक बिल्कुल लीगल तरीके से हमारे मुस्लिम भाई समझे उस आंदोलन को, क्योंकि मुस्लिम भाई जागरूक थे अपने अधिकारों के प्रति, हमारे अपने हकों के प्रति, तो वो जागरूक थे, तो उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। मगर उस आंदोलन को हमारे ही कुछ भाइयों ने, हमारे ही कुछ समाज के लोगों ने और देश की जनता ने उनको आतंकवादी, उनको बाहर की फंडिंग आते हुए मीडिया ने तरह तरह के उन लोगों पर ब्लेम लगाए। और जनता तो समझ नहीं पाई। उस आंदोलन को साथियों तोड़ा गया। आपने देखा होगा बस अड्डे, और जब जनता पलायन करी तो सरकार ने साथियों ना तो उनको बसें दी, ना रेलें दी। तो जनता कोई साइकिल से, कोई पैदल से, किस हिसाब से, किस प्रकार से जनता अपने घरों तक पहुंची। और घरों पहुंचने के बाद भी उनको 14 दिन 15 दिन उनको खेतों में क्वारंटाइन कर दिया, उन लोगों को घरों से बाहर रखा गया। ये साथियों कुछ नहीं, केवल एक जनता को परेशान करने की एक मुहिम है, जो कि हमारे लोकतंत्र में, और जबकि लोकतंत्र प्रणाली हमारा भारत में लोकतंत्र प्रणाली क्या कहती है, लोकतंत्र प्रणाली बनी हुई है पूरा, हर उसमें पूरे भारत के अंदर हर तरह से जनता को की सुख सुविधाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी संविधान के अंदर बड़े उससे लिखा है, सबको अधिकार दिए हैं, सबको बराबर कर दिया, कोई ऊंच नीच का कोई वो सब खत्म कर दिया साथियों 1950 के बाद। फिर भी जनता उन्हीं पुराने परंपराओं को आज तक ढो रही है, तो कैसे ये समझेगी। और इसी कारण से इस सरकार को पता था कि जनता इतनी जागरूक है नहीं, और
कोई जागरूक भी होगा, जो विपक्ष जागरूक भी है, तो उन पे पुलिस प्रशासन से डंडे पड़वाए जाते हैं, गोलियां चलवाई जाती हैं, उन पे तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। तो साथियों, ये सब हम लोगों को समझना पड़ेगा और सबको एकजुट आके, ये देश साथियों हम सबका है। कहते हैं ना कि हमारा बहुजनों का कोई मीडिया तो उठाती नहीं बात। आपने अगर किसी भी चैनल पे, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपने बहुजनों की बात सुनते हुए देखा तो बताइए, वो एजेंडा चलाते हैं चंद्रशेखर के बारे में, मायावती जी बहन जी के बारे में, या हम लोगों के बारे में। उनका एक अलग ही निगाह है। वो लोग हमको एक दूसरे रूप में जनता के सामने वो करते हैं कि जैसे हम इस देश के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो साथियों, ये सभी हमारे साथियों को एक समझने की ज़रूरत है और जागरूक रहने की ज़रूरत है। और सब ऐसा नहीं है कि कोई एक राज्य की पुलिस ने, सभी यूपी से आदमी गुजरे तो यूपी की पुलिस ने पीटा जनता को। कोरोना के टाइम में जब अपने घर जा रहे थे, जिस भी राज्य से लोग निकले उसी राज्य की पुलिस ने लोगों को बड़ा प्रताड़ित किया। फिर भी हमारे भारत के लोग इतने सीधे साधे लोग हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। फिर वो घूम फिर के सरकार एक उनको जरा मंत्र दे देती है, कुछ थोड़ा सा दिखा देती है आगे के लिए कि 2047 तक हम एक विकसित राज्य बनाएंगे। कैसा विकसित राज्य बनेंगे जब साथियों आज ही आप लोग ख़त्म हो जाएंगे, आज ही आपका जब नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाएगा। अभी देखिए बिहार के अंदर, बताऊंगा उसको भी मैं आपको, लोगों की, और जो लोग जैसे तैसे बेचारे पहुंच भी गए, उनको भी 14-15 दिन के लिए खेतों में डाल दिए गए। ये कैसा भारत बनाने के लिए साथियों, हम सब भारत के नागरिक, ये हमारे कारण बन रहा है ना भारत ऐसा, ये कैसा भारत हम बनाने पे साथियों उतर आए हैं। ये कौन है ये लोग जो ऐसे समर्थन, गलत चीज़ों का भी समर्थन करते हैं। धर्म एक अपनी जगह वो है, बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार दिया। और फिर कोरोना काल में साथियों पीएम फंड केयर बनाया गया। जब भारत में एक प्रधानमंत्री राहत कोष था तो पीएम फंड केयर क्यों बनाया था? ये भी साथियों एक षड्यंत्र था हमारी भारत की जनता की, और अपना खाता भरने के लिए एक आर्थिक कमर तोड़ने के लिए जनता की, हमारे देश की, ये एक एजेंडा था जिसको हमारी जनता समझ नहीं पाई, इसीलिए आज हम सब ये भोग रहे हैं साथियों। फिर उसके बाद साथियों चलो जैसे तैसे ये कोरोना काल ख़त्म हुआ, उसके बाद में साथियों फिर किसानों के लिए देखिए कैसे उलझा रखा है जब से जनता को। फिर एक किसानों के लिए साथियों 3 विधेयक, ये अधिनियम लेके आ गई। उसका इतना विरोध हुआ, पंजाब से आंदोलन शुरू हो गए, धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में किसान आंदोलन छिड़ गया। उसमें भी साथियों 750 किसान शहीद हुए। फिर मीडिया ने इन्हें फिर खालिस्तानी, आतंकवादी और तरह तरह का पता नहीं क्या क्या प्रचार करके जनता को फिर भ्रमित किया। मतलब ये मीडिया साथियों जब से ये सरकार आई है, मीडिया हमको भ्रमित करती हुई आई है और मीडिया एक एजेंडा चला रही है साथ, जिसको आप लोग समझ नहीं पा रहे। अगर शिक्षा होती तो आप लोग समझते। फिर पुलवामा हुआ साथियों, हिंदू मुस्लिम में नफरत कितनी भरी। उसके बाद में यूक्रेन और रशिया के युद्ध ने तो मीडिया के साथियों किले ही फतेह कर दी। उसने मीडिया को इतना बड़ा वो दे दिया कि मीडिया सारा दिन साथियों यूक्रेन और रशिया का युद्ध दिखाने लगी। फिर एक परमात्मा ईश्वर का जन्म हुआ और जो MBBS कर रहे बच्चों को उनको युद्ध रुकवाकर वापस लाए, वीडियो बनाकर मीडिया के जरिए लोगों को फिर भ्रमित किया। कैसे भ्रमित किया? और चुनाव आने पर लोगों से फिर शहीदों के नाम पर साथियों वोट मांगे। चुनाव आयोग
मूक दर्शक बना देखता रहा। ये लोकतंत्र पर हमला था। कांग्रेस और बीएसपी सभी विपक्षी पार्टियां ईवीएम और चुनाव आयोग पर निरंतर सवाल उठाते रहे, मगर इस मीडिया ने इसे राजनीतिक, इस मीडिया ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसे राजनीतिक स्टंट बताया। वो भी चलो कोई बात नहीं, हमारी जनता ने झेल लिया। भारत की एक लोकतांत्रिक पार्टी को इस सरकार ने मीडिया के जरिए उसे पप्पू घोषित कर दिया, और उसको पप्पू घोषित करने के लिए साथियों ऐसा नहीं है कि मुंह से बोला और घोषित हो गया, नहीं, उसके लिए करोड़ों रुपए जो हमारे टैक्स का पैसा था वो करोड़ों रुपए उसमें बर्बाद किया गया और जगह जगह मीडिया में झूठ प्रचारित किया गया। तो साथियों ये, और उसके बाद भी कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। अभी जब पाकिस्तान और उसमें युद्ध छिड़ा पाकिस्तान और भारत में, इसको शांत करने के लिए अभी जो पहलगांव पहलगांव में जो हमला हुआ था, उसके लिए जब जनता रोषित हुई, जनता के कहने पर एक पाकिस्तान और उसका एक ये युद्ध हुआ। युद्ध क्या 1-2 दिन का साथियों वो था, मगर उसमें भी जनता को भ्रमित किया गया। और अमेरिका के कहने पर जब हमारी सेना उन पे हावी होने लग गई तो अमेरिका के कहने से युद्ध को सीज फायर कर दिया गया। तो साथियों ये कैसे हमारे देश के प्रधान सेवक ये कैसे हैं, वो हम लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं? जनता के लिए तो कोई काम नहीं हो रहा ना, ये तो देश के लिए भी कोई काम नहीं हो रहा। तो साथियों ये सब चीज़ें बड़ी समझने की चीज़ है। इस बात को मुद्दा बनते ही फिर जगह जगह लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े जाने लगे। अब इसे जनता ने मुद्दा बनाया। इन घरों को जब टूटने लग गए साथियों, तो जनता ने मुद्दा बनाया और बिहार में लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ गई। जब इसको मुद्दा बनाया तो साथियों बिहार के अंदर चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब बिहार के लोगों की जो वोटर लिस्ट है उसको चेक करके दोबारा बनाया जाएगा, और जिन भी लोगों के माता पिता या कुछ फॉर्मेलिटियाँ रखी हैं उसके लिए। अब साथियों पूरे बिहार में इसका हल्ला हो गया। अब जब पूरे बिहार में हल्ला हो गया तो बिहार की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल वो हैं, तेजस्वी जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, और भी बहुत पार्टियां हैं, सब ने एक मिलकर इनसे लड़ने का एक प्लान बनाया साथियों, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से। तो बिहार से एक आंदोलन साथियों शुरू होने वाला है, और जब तक अब रात को एडीआर ने रात को 11:52 पे एक PIL दायर की है कि ये नागरिकता, भारत के नागरिकों की नागरिकता का एक हनन है, और इस पर साथियों अब आप जागरूक रहिए और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जब हमारी नागरिकता ही छिन जाएगी तो साथियों ना तो हमको मकान रखने का हक है, ना ही हमको वोट डालने का हक है, ना ही हमको संपत्ति रखने का हक है। जब हम तो भारत के संविधान के अंदर जो भी राइट है वो साथियों हम लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने देखा पीछे असम में NRC हुई थी, उसमें 20 लाख से के करीब, या हाँ इतना ही, उसके करीब कितने नागरिकों को बाहर कर दिया गया, नागरिकता छीन ली गई उनकी। तो साथियों आप जागरूक रहिए कि अपनी नागरिकता हमें कैसे बचानी है। और जो सरकार, एक बात देखिए साथियों, जिस सरकार को हमने वोट देकर, नागरिक वोट देकर, सरकार तो वैध हो गई, सरकार कानूनी हो गई, और नागरिक बेकानून गैर कानूनी हो गए। ये साथियों एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये देश के, भारत के सभी नागरिकों को इसको समझना होगा। और आप साथियों नहीं समझे और एक जागरूक होकर इस सरकार के खिलाफ अगर हम नहीं लड़े तो साथियों आने वाला समय हमारा और हमारे बच्चों का, हमारा तो क्या समय है, हमारे बच्चों का, हमारे बच्चे हमसे यही पूछेंगे कि जब ये
ये लोकतंत्र छिन रहा था, लोकतंत्र का खात्मा हो रहा, तो आप क्या करेंगे साथियों? उस समय हम अपनी औलाद से, अपने बच्चों के बच्चों से नज़रें मिलाने लायक नहीं रहेंगे। तो साथियों जागरूक रहिए और ADR ने रिपोर्ट तो साथियों लगाई है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।